विपक्ष का गड़बड़ाया गणित। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। भारतीय सियासत में मुस्लिम वोटों की हमेशा से अहमियत रही है। हर राजनीतिक दल उन्हें लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। भारतीय राजनीति में मोदी के आने से पहले यह माना जाता था कि मुसलमान बाहुल्य इलाकों में बीजेपी कभी जीत नहीं सकती है, पर पीएम मोदी ने इस अवधारणा को ही बदल कर रख दिया। मुसलमान लोकसभा चुनाव में किसे वोट देंगे, यह एक ऐसा सवाल है जो हर राजनीतिक दल के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय सियासत के केंद्र में आने के बाद से इस बात पर बहस हो रही है कि क्या मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ऐसा मानने वालों का तर्क है कि यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, पर इसके बावजूद बीजेपी बड़ी संख्या में सीटों को जीत रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट्स देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है। 400 पार के नारों के साथ सियासी मैदान में उतरी बीजेपी की नजर अल्पसंख्यक वोटरों पर है। देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो 65 सीटें हैं जहां मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, जिसके बाद से सवाल उठने लगा है कि चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक पहले की तरह महत्वपूर्ण रह गया है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वहीं राजनीतिक दल मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर उड़ा भाग कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल मुस्लिम बहुल 100 सीटों पर इस तरह से ताना बुन रहे हैं बाजी उनके हाथ लग सके। इस खेल में बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए मुसलमानों को साधने की रणनीति बनाई है। मोर्चे के कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी दे रहे हैं। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाया है। पार्टी का मानना है लाभार्थियों का जो नया वोट बैंक तैयार हुआ है, उससे बीजेपी को मुसलमानों के कुछ फीसदी वोट जरूर मिलेंगे। अगर विपक्ष की रणनीति पर ध्यान दे तो साफ है वो मुसलमान बाहुल सीटों पर केवल मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं, बल्कि उनकी रणनीति के केंद्र बिंदु में जातीय समीकरण भी है। विपक्ष को मालूम है अगर वे जातीय ध्रुवीकरण को रोक सकें तो मुसलमान स्वाभाविक रूप से बीजेपी विरोधी मोर्चा से जुड़ेगा। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव को देखें तो साफ है कि अब मुसलमान वोट बैंक नहीं रह गया। ओबीसी के इस बात में दम नजर आता है कि मतदाताओं का ध्रुवीकरण सारे समीकरण ध्वस्त कर रहा है। यूपी में कई सीटों पर मुसलमान निर्णायक हैं, पर इसके बावजूद कई सीटों पर बीजेपी की जीत से विपक्ष का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। असम में मुसलमान निर्णायक संख्या में हैं, लेकिन असम में बीजेपी की जीत ने ये सारे समीकरण तोड़ दिए हैं। बंगाल में बीजेपी के उभार ने विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। देश में 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। ऐसी सीटों पर बीजेपी की जीत ये बताती है कि मुस्लिम बाहुल सीट भी विपक्षी दलों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुस्लिम वोटरों को अब ये लगने लगा है कि बीजेपी को लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने से रोकना संभव नहीं है। इसलिए अब मुस्लिम वोटर भी मोदी की जीत में भागीदार बन सकते हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने मुसलमानों को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। बीजेपी 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने के लिए मुस्लिम महिलाओं पर फोकस कर रही है। बीजेपी और विपक्ष में किसको सफलता मिलती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों में से कौन सटीकता से अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में सफल होता है। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, और जो आंकड़ों की तस्वीरें हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी के साथ भी मुसलमान नजर आते हैं।
2004 में 7% मुसलमानों ने समर्थन बीजेपी को दिया था। और ये ग्राफिक्स के जरिए से समझिएगा, विपक्ष का गड़बड़ाया गणित। देश में 65 सीटों पर मुसलमान तय करते हैं हार जीत, और इसी के साथ 65 सीटों में मुस्लिम आबादी 30 से 80% है। यानी कि इन 65 सीटों पर 35 से 40 लोकसभा सीटों पर अच्छी संख्या में मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। बीजेपी और विपक्ष दल मुसलमानों को लुभाने में जुटे क्योंकि ये निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी मुसलमानों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है मोदी मित्र के तौर पर। बीजेपी मुस्लिम बाहुल इलाकों में कर चुकी है 23,000 स्नेह संवाद कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के जरिए करीब 50 लाख मुसलमानों से संवाद किया गया है। मुस्लिम बाहुल सीट पर बीजेपी की जीत से गड़बड़ाई विपक्ष की राजनीति। विपक्ष मुसलमानों के वोट विभाजन को रोकने की रणनीति बना रहा है, लेकिन सफल कितना होता है यह देखना होगा। यूपी में मुसलमानों की संख्या करीब 20% है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश की। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब ऐसे में रणनीतियां सभी पार्टियां बना रही हैं। देश में 65 सीटों पर मुसलमान हार जीत तय करते हैं, और सिर्फ ये 65 ही नहीं, इनमें से मान के चलिए कि 92 सीटें, 543 में से 92 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में हैं। कुछ जगहों पर यानी कि 20 से लेकर 80% तक हैं, कुछ जगहों पर 30% है, कहीं 35 से, कहीं 40 है, कहीं 45 है। और इन्हीं 42 में से 41 सीटें बीजेपी ने 2014 में से जीती थी। 2019 में थोड़ी सी संख्या घट गई थी। इसके पीछे का कारण भी है, क्योंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति को आप राजनीतिक तौर पर समझना चाहते हैं तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां मुस्लिम बाहुल सीटें कही जाती हैं, और जिनमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं। यानी कि जिसके हक में वो अपना उंगली से बटन दबा दें वही सत्ता तक पहुंचने की कुबत रखने लगता है। और अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। हमारे साथ आशीष कोडारिया जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ कुमार श्रीकांत जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। आशीष जी, यह माना जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में आए हैं उसके बाद से विपक्ष का जो मुस्लिम वोट को अपने खाते में रखने की कुबद वाला होता था वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, और उसमें समीकरणों के साथ साथ रेखा गणित भी बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो कैसे साधेंगे आशीष जी? देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मिस्टर मोदी इज अ मर्चेंट ऑफ डेथ। 2002 का गोधरा कांड पूरे देश को याद है। उसके बाद सत्तर समिति की रिपोर्ट देश के मुसलमान भाइयों ने पढ़ी है। अब जहां तक आप बात कर रहे थे अपने विश्लेषण में कि देश की 65 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम लोगों का मायने रखता है और वो प्रभावित करती है, किंतु वास्तविकता है उत्तर प्रदेश की। यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जहां पे 20% आबादी है मुस्लिम समुदाय की, किंतु जब हम देश की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में 4% वोट की भूमिका देश के मुसलमानों ने निभाई थी। लेकिन वर्तमान के जो देश के हालात है, जो इस मुल्क के हालात है, इसको देखते हुए यह बात मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूं कि देश के मुसलमान मोदी जी के साथ नहीं है। भले ही मोदी जी ने मुसलमान भाइयों के साथ और मुसलमान समुदाय के साथ इतनी सारी बैठकें की हो, वार्ताएं की हो, क्रियाकलाप किए हो, किंतु वर्तमान में देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए देश के मुस्लिम। लेकिन आशीष जी आंकड़ा तो ये कहता है कि अगर 1998 में देखा जाए तो 5%, 99 में 6%, 4 में 7%, 2009 में 3%, यहां आंकड़ा घटा था, 2014 में 8.5%।
मतदान किया था मुस्लिमों ने इसी को बीजेपी तो को। कहा जाता है, यही तो बीजेपी टैक्टिक्स चुनाव में इस्तेमाल करती है, जिसको कहा जाता है कि पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। आप मुझे मुसलमानों के जो वोटिंग परसेंटेज गिनवा रहे थे, मुझे बताइए मुस्लिम समुदाय के हितार्थ में उनके पक्ष में कितनी योजनाएं लागू की गई। ट्रिपल तलाक जो बिल लाया गया था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर बैन लगाने के लिए, वो भी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो जो वोट की भांति उनको लुभाकर, वादे देकर, जुमले के माध्यम से देश के मुस्लिम समुदाय को जो भ्रमित करने का षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र लंबा लेकिन नहीं आशीष जी, चलेगा। बीजेपी का तो ये कहना है ना कि जितनी भी योजनाएं वो लेकर आए, चाहे आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री की आवास योजना हो, ये सभी योजनाएं सभी के लिए हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम देखकर थोड़ी दिया जा रहा है। मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। भारत के देश के संविधान में मुस्लिम समुदाय को लेकर स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए, जिसको कहा जाता है माइनॉरिटी के राइट्स को लेकर, उनके प्रिविलेजेस को लेकर। और आपने योजनाओं की बात की, मिस्टर मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 800 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया है, किंतु वास्तविकता क्या है? आपने स्वयं जिक्र किया और रेखांकित किया कि आयुष्मान भारत की एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, आपको मालूम होगा कि ग्रामीण और ग्रासरूट स्तर पर इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वास्तविकता धरातल पर एकदम भिन्न है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, तो उत्तर प्रदेश ने आपने बात की थी कि 20% वहां पे मुस्लिम वोट है, लेकिन मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि ये 20% मुस्लिम वोट भी बीजेपी को टारगेट नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों? इसके पीछे का कारण है। मुझे बताइए, 545 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी बात कर रही है 400 के पार की, पिछली बार बात की थी 300 के पार की, लेकिन इसमें से एक भी मुस्लिम राज्यसभा या लोकसभा सांसद है क्या? एक भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुस्लिम उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य है? गुजरात की विधानसभा में एक भी मुस्लिम व्यक्ति एमएलए नहीं है। तो आप जब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, मुस्लिम समुदाय के इक्वल प्रोपोर्शनेट की बात कर रहे हो, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहां पे? जब बात इंटरेस्ट की होती है तो रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। लेकिन देश में हालात, ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा। जी। प्रदीप भटनागर जी, यह कहा तो जा रहा है कि मुसलमानों का एक छोटा सा आंकड़ा आपकी तरफ भी है जो समर्थन करता है। अगर 2014 का आंकड़ा है तो वो 8.5% के आसपास है। और पसमानदा मुसलमानों को लेकर जिस तरह से आप योजनाएं चला रहे हैं या और तमाम बातें उनकी उठाई जा रही हैं, महिलाओं के 3 तलाक की बात की जा रही है, और इसी के साथ जो लगातार आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ को लेकर जो पूरा प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रयास को लेकर जो प्रचार कर रहे हैं, क्या उससे मुसलमान बीजेपी को और बड़ा समर्थन इस बार देगा? राणा जी, बिल्कुल आपने जो आज विषय उठाया बड़ा अच्छा उठाया, मगर मैं सोचता था कांग्रेस शायद बुद्धिमानी की बात करेगी, मगर ढाक के 3 पर। देखिए, अब ये बात कर रहे थे मुस्लिम्स के विकास की और उसके काम की बात करें। अगर मुस्लिमों में अगर विश्वास अगर भाजपा के लिए आया है तो वो देखना पड़ेगा कि आज मुस्लिम अगर विश्वास है तो देखिए ना, उत्तर प्रदेश में कभी दोबारा कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, देखिए पुनः दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बहुत बड़ी मिसाल है जी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात जैसे आप कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा के अंदर हम 13 की 13 लोकसभा पहले जीते, और इस बार हम पे 2 लोकसभा हम हार गए। कौन सी हारे? बिजनौर हारे, सहारनपुर हारे। और वही है जो पहले हमारे सारी की सारी 1 से लेके 13 तक हमारे पास थी, और सारी विधानसभा हमारे पास थी। तो ये समझाने का ये है कि देखिए, प्रदेश में आपने क्या करा और क्या फैलाया। आज अगर आप चलिए मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे थे कि ये राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे थे या रिप्रेजेंट की बात कर रहे थे, तो क्या गुजरात में तो कांग्रेस जीतो बड़ा अंडा है? तो जो प्रेजेंट उनको कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा, क्या वो अछूत है मुस्लिम उनसे, या मुस्लिमों की सुनते नहीं है? फिर भी मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया, कपड़े फाड़ के भूखा नंगा निकाल दिया गुजरात से। नहीं, लेकिन अगर 2019 के, प्रदीप जी, अगर 2019 के आंकड़ों को देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 सीटें गंवाई हैं आपने। हमें थोड़ा सा पूरा कर दो, फिर आप मुझे खूब टोकिएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ गुजरात का हाल क्या है। ये जो आज बात करें कि रिप्रेजेंट सांसद कोई मुस्लिम क्यों नहीं है, ये सोच इनकी है मुस्लिम क्यों नहीं है। जिस पार्टी ने जिसको सांसद या विधायक बनाया वो जनता के लिए काम कर रहा है ना, वो जनता के लिए बनाया है, वो मुसलमानों के लिए नहीं बनाया है कि मुसलमानों का मुसलमान नेतृत्व होना चाहिए। कांग्रेस की सोच है, मेंटलिटी। क्या करे बेचारे, डिवाइड एंड रूल को चला के सरकार में रहे लंबे टमे से, अब इनकी बेचारों की चलती नहीं। इनके काल में बताइए ना कि 2 फाड़ हुए थे अहमदाबाद में, मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू की तरफ नहीं आ सकती, हिंदू दंगे से, वो आज क्या कहां चले गए? आज दंगे कहां चले गए?
अरे गोरदा की बात कर रहे थे, कम से कम इतिहास तो पूरा बताया करो, देश सुन रहा है। गोरदा कांड कराने वाले खुद बैठे हैं यहाँ पे और कांग्रेस और उंगली कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, 4 उंगली मुड़ी हुई है कांग्रेस की तरफ, उसको देख लीजिए। शायद अगर कांग्रेस का पूर्व सांसद अगर वो कार सेवकों की हत्या नहीं कराता पेट्रोल डलवा के, तो गोरदा कांड ही नहीं होता। तो मुझे ना छेड़िए प्लीज। मैं जिस आज जो विषय प्रदीप जी विषय पर लौट कर आते हैं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश मैं उत्तर प्रदेश बड़ी हार देखनी पड़ी थी, 10 सीटें गंवाई थी आपने। सर आज आजमगढ़ चलिए, बरेली चलिए, आजमगढ़ चलिए, बरेली चलिए, सुल्तानपुर चलिए, ठीक है, रामपुर चलिए, सारी भाजपा। आप एक और उदाहरण दे रहा हूं कांग्रेस को, इस कांग्रेस के भिखारी कटोरे में क्या डाला है समाजवादी पार्टी ने? कौन सा डाला है? बदायूं डाला है, मुरादाबाद डाला है, पीलीभीत डाला है, वो मुस्लिम क्षेत्र डाला है जहां समाजवादी आई नहीं। और इनको बेचारों को अब जैसे शेर को पकड़ना होता था, बकरा आगे करते थे ना, इनको आगे आगे कर दिया। आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में औकात क्या है, जिसके खुद राजकुमार भागते हो और राजकुमारी जी नहीं सवाल ये है ही ना प्रदीप जी मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जो फॉर्मूला चलता है दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ कर ले, या फिर मुस्लिम और जाट वोट बैंक एक साथ कर ले। देखिए साहब, दलित की बात नहीं, दलित हिंदू पश्चिम भाई उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जी जी, देखिए हाँ। दलित हमारे हिंदू भाई है और हम उन्हें दलित नहीं समझते। आप लोग समझते होंगे, आपकी सोच होगी, हमारी नहीं है, वो हमारे भाई है। वो आपने ये तो कहानी बनाने वाली बात हुई ना प्रदीप जी। कोई कहानी कौन समझता है कौन नहीं समझता है तो सब जानते हैं, तो सीधा तौर पर आरोप मत लगाइए। हाँ तो आरोप मत लगाइए ना, राजनीति आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। नहीं आदरणीय राणा जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ। मैं तो आरोपों के ऊपर बोल रहा हूं कि उनको दलित दलित बोल के दलित बना दिया सभी पार्टियों ने। उनको अच्छा भाई नहीं बनने दिया, एक अच्छा और धार्मिक आदमी नहीं बनने दिया, उनको आपने दलित बोल बोले कर दिया। अब आइए मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं। देखिए आपने प्रदेश में जनता के लिए फिर तो क्या दलित आप नहीं करते हैं या बीजेपी वाले नहीं करते हैं? सर हम नहीं करते, भाजपा में सिस्टम नहीं है हमारे। दलित शब्द दिया किसने था? किसने दिया बताइए? हाँ बताइए ना, किसने दिया था? नहीं हमने तो नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दलित कहलाए जाएंगे, ये भूल गए लग रहा है आप। दलित देखिए 2 शब्द होते, दलित नहीं तो आप फिर कहलाए क्यों रहे हैं? आप मना कर दीजिए ना कि इनको कुछ मत कहिए, सीधे तौर पर रखिए ना, आप भारतीय कहेंगे। आप जनता देखिए मैंने क्या कहा, हमारी पार्टी में नहीं चलता है, जनता के बीच में बोल रहे हैं ना वो। मगर महाराज जनता के बीच में ही तो बोला गया कि आज से ये दलित कहलाएंगे। मैं राणा जी वही तो आ रहा हूँ, मेरी बात तो थोड़ी नहीं, आप वही नहीं आ रहे थे, आप वहां से जा रहे थे, इसलिए पकड़ के लाया। मैं बता रहा हूँ, नहीं आपने दलित, हमारे यहाँ दलित गरीब को बोला जाता है जो बिल्कुल पीछे खड़ा होता है उसको। तो मैं भी तो उन्हीं की बात कर रहा था ना, आप कहां ले गए बात फिर उठाकर? जी मैं उनको पीछे उनको अरे महाराज अब आप दोहरी बात कर रहे हैं। देखिए जब दोहरी बात करने लगे ना प्रदीप जी, जब दोहरी बात करने लगे तब राजनीति होती है, और आप वही कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम किसी को दलित नहीं मानते, अब आप कह रहे हैं जो गरीब है उन्हें हम दलित मानते हैं, तो आप पहले खुद क्लियर कर लीजिए। दलित और दलित में 2 फर्क है ना। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है गरीब को दलित बोला गया, पिछड़ा बोला गया उसको, अगर शुद्ध हिंदी मांग तो चीज ये है कि राणा जी मैं कभी मुद्दे से नहीं जाता और ना मैं कभी भटकता। मैं आप कहीं भी बैठता हूं तो मैं दूसरी चीज। अब आइए मुस्लिम कम्युनिटी की बात है। देखिए आपने मुस्लिम कम्युनिटी कह के उन्हें देश से, आप ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी बोल बोल के ये जताया जाता है जैसे देश के नहीं। अगर माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता की और विकास की बात करते हैं तो उसमें मुस्लिम हो या कोई अन्य हो, सब आते हैं उसमें। क्या आप जाके देखिए ना, अगर छत मिली या टॉयलेट मिला या उन्हें घर बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोष है या आयुष्मान कार्ड है, क्या सबको नहीं मिले? उनको भी मिले, एक पल मिले। मगर क्या है कि लोगों को दिखाना क्या है, एक एजेंडा सेट कराया था कांग्रेस की तरफ, अन्य पार्टी की तरफ से। आप आइए ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप सुना है कभी पश्चिम में गन्ने के सिवा दूसरी चीज उगती है? नहीं साहब, आज केला भी उगता है पश्चिम में, आज जो है पश्चिम में पपीता भी उगता है जो आंध्र साइड से आता था। आपने प्रदेश की जनता के लिए करा क्या है आपने? आज वही पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश है जहां लाइट नहीं होती थी पूरे दिन। तो चीजों में फर्क है, आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? और लास्ट खत्म करो बोल के मैं खत्म करो, लास्ट खत्म करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब सरकार 2024 की सरकार बनने के बाद अपनी योजनाएं बता दी हैं कि देश की जनता के लिए और प्रदेशों में और देश के विकास के लिए क्या काम करना है। एजेंडा बता दिया कि कांग्रेस पे एजेंडा है बताने के लिए कि आप आएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है कुमार श्रीकांत जी, ठीक है मैं लौटूंगा आशीष जी आप ही के पास लौटूंगा। कुमार श्रीकांत जी, जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता यानी कि केंद्र की राजनीति में आने के बाद से मुस्लिम वोट बैंक बिखरा है और बीजेपी की तरफ भी आया है और विपक्ष का पूरा समीकरण बिगड़ गया है, तो क्या यह समीकरण बिगाड़ना मेन मकसद था या फिर अपनी तरफ करना, बीजेपी की तरफ उन मुस्लिम वोटर्स को करना बीजेपी के लिए अब और आसान हो गया है?
देखिए, अगर आप देखेंगे तकरीबन 1960 के बाद से 1952 में पहला चुनाव हुआ था। देखिए, इस देश में मुस्लिम वोट बैंक के पास एक वीटो होता था। उस वीटो को 2014 से पहले किसी ने कोई तोड़ नहीं पाया वो तिलिस्म। लेकिन 2014 के बाद उस तिलिस्म को जो सबसे ज्यादा काम करता था उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसे बीजेपी ने तोड़ा है। आप ये समझिए। और अलग अलग सीटों पर किस तरीके से चुनावी गुणा गणित कैसे करनी है, कैसे कील कांटों को दुरुस्त करना है, और कैसे मुस्लिम वीटो से अलहदा आप ये समझिए पूरी सीट जीतनी है, इस काम को बीजेपी ने किया। इसे चुनावी समीकरण कह लीजिए या जात पात कह लीजिए या फिर तमाम आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज है, 2014 के बाद जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक और बेहतर काम किया। आप समझिए, जो इस देश में मुसलमानों के रहनुमा है या फिर उसकी बात करते हैं, वो अग्रणी लोग जो आप समझिए जो खान है, पठान है, अंसार है, उन सब लोगों से निकाल कर एक और डिवीजन का काम किया, यानी कि पसमानदाओं की राजनीति की शुरुआत जो है वो बीजेपी ने की। आप देखेंगे 2017 में किस तरीके से मंत्री भी बनाया गया, लेकिन अगले चुनाव में एक ऐसे पसमानदा को पकड़ कर लाया गया, उसको मंत्री बनाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, क्योंकि अलग अलग समय पर विकास का जब पहिया घूमता है, विकास और विनाश दोनों का, तो किसी के जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुसलमानों का भी छत बना, उनको घर मिला, और जाहिर सी बात है जो सरकारी सुविधाएं हैं। क्या श्रीकांत जी यूं समझा जाए, श्रीकांत जी क्या यूं समझा जाए कि पहले जो स्थितियां थी 2014 से पहले, उसमें कोई दलित था, कोई उनमें यादव था, कोई उनमें चौहान थे, कोई ठाकुर था, इस तरह से हिंदू बटे हुए थे। 2014 के बाद ये तो एकत्रित हो गए, लेकिन मुसलमानों में जरूर बंटवारा कर दिया गया कि ये पसमानदा है, ये सिया है, ये सुन्नी है। क्या ये काम बीजेपी ने किया और सफलतापूर्वक हो पाया? बहुत बेहतर कर पाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पैनल में बैठे हुए ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। 2017 में क्योंकि मैं भी फील्ड में था, मैंने जो पसमानदा आंदोलन है उसको कवर किया था। फिर मुझे पता चला कि पसमानदाओं में भी कितनी जाति है। शेख, सैयद, मलिक, पठान, मुनकर, दुनिया, कुजड़ा, ठकुराई, दर्जी, शहरसाबादी, धोबी, सुरजापुरी, सेखड़ा, चुड़ियार, कसाई, चिक, साई, डपाली, गद्दी, हलाल खोर, मिरासी, मुकेरी, मीर शिकारी, सिल्लगर, रंगरेज, मदारी, मंडरिया, भाट, भटियारा, भक्को, पमीरिया, नालबंद, नट और जट। पसमानदाओं में ये जातियां हैं। क्या आपको पता थी? या तमाम इन लोगों को पता थी? मुझे लगता है वो जो बारीक सी लकीर थी, बीजेपी ने केवल उसे बड़ा किया है। और बीजेपी का पूरा ध्यान है उस बारीक की लकीर को कितना बड़ा किया जाए और उसको कितना गहरा किया जाए। जाहिर सी बात, आप समझिए, पसमानदाओं में आपको पता है मुस्लिम महिलाओं में ग्रेजुएशन होने का जो रेशो है वो मात्र 1%, यानी कि मुस्लिम लड़कियां जो है मात्र 1% लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं। पसमानदाओं में आएंगे तो आप देखेंगे 0.30%, यानी कि 0.30% लड़कियां जो है वो ग्रेजुएट हो रही, और 70% अशराफ, मुसलमानों में अशराफ जो है वो ग्रेजुएट हो रहा है। दूसरी चीज, पत्थर चलाना हो, दंगा करना हो, या फिर वोट के नाम पर भेड़ चाल के तौर पर वोट देने का काम हो, तो अशराफ क्लास जिस तरीके से डिक्टेट करती थी और अपने पीछे चलाती थी पसमानदाओं को, बीजेपी ने इसे बहुत पहले से ही इसको देखा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको पता हो 1996 में नागपुर में एक अधिवेशन हुआ था और उस वक्त भैया जी जोशी थे, उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त बोला था कि हमें अब आउटरीच बढ़ाना है, यानी कि केवल हिंदुओं तक नहीं सिमट कर रखना है। हमें बाकी जो दीनों मजहब है उसमें भी आरएसएस की पैठ करनी है। आपको पता है, आप जानते ही होंगे इस बात को कि आरएसएस ने कैसे अपना एक अलग फ्रंट खोला, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम समुदाय के अंदर आरएसएस ने पैठ बनाई, और आज आप देख रहे हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल श्रीकांत जी, बिल्कुल। आशीष जी,
चुनौतियां तो नजर आती हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार कैसे पाना है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है? क्योंकि जमीन उतनी मजबूत नहीं है, उस जमीन को भी बचाना है और बढ़ाना भी है। देखिए, जमीन मजबूत नहीं है, किंतु पानी हमारे पास अवश्य है, प्रचुर मात्रा में। उस पानी के माध्यम से जमीन को फलद्रुप और मजबूत बनाएंगे। दूसरी बात, जहां तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात हो रही थी, तो शायद आप भूल गए हो कि जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। शायद आप ये भूल गए होंगे कि जब आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और हमारे राज्यसभा सांसद भी इमरान प्रतापगढ़ी है। जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो शायद आप भूल गए कि राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद थे। तो हमें मत सिखाइए कि किस तरीके से सामुदायिक सामंजस्यता को स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, इंडिया गठबंधन को बात प्रयास की नहीं है ना। मेरा सवाल यह है कि आप प्रयास कैसे करेंगे, क्योंकि जो लकीर बड़ी बीजेपी ने की है उसको छोटा कैसे किया जाएगा? देखिए, हमारा उद्देश्य बीजेपी की लकीर को छोटा करना नहीं है, हमें केवल देश के लोगों को आश्वस्त करना है कि किस तरीके से बीजेपी ने पिछले 10 सालों में देश के लोकतंत्र को ध्वस्त किया है। आज आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रोजन कर लिए गए, लेकिन मीडिया दिखा नहीं रही है। इसलिए राहुल गांधी जी और सोनिया आशीष जी देखिए, पहले तो ये मेरा मुद्दा नहीं है, और दूसरा ये कि पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सब जगह आपका चला है, जो आज आपने किया, तो कोशिश से आपको करनी है, हमें नहीं करनी है। लेकिन दूसरा सवाल सुन लीजिए ना, और मीडिया नहीं चला रहा है। जिस दिन फ्रीज वाली खबर आपके पास आई थी, उसी दिन मैंने डिबेट की थी। तो ऐसे मुद्दे बिल्कुल नहीं चलेंगे कि मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा है कि आखिर इनसे पार कैसे पाना है, और जो आप बीजेपी या कांग्रेस के पास जो पहले मुस्लिम वोट था, वो अब छिटक गया है। हर राज्य में उसने अपना अपना क्षेत्रीय दल पकड़ लिया है। देखिए, अवश्य हर राज्य में मुस्लिम जो वोट बैंक था, उसने अपना अपना दल पकड़ लिया है, किंतु उन दलों के साथ कांग्रेस ने साठगांठ की है, कांग्रेस ने अलायंस किया है। नहीं, लेकिन सभी जगह नहीं है ना। पश्चिम बंगाल में नहीं है आपकी, पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं है, किंतु यदि सरकार बनने की संभावना हुई तो ममता दीदी स्वयं हमारे पास आके बोलेगी कि हम आपको समर्थन देंगे। ठीक है, सरकार नहीं बनती। आशीष जी ठीक है। हाँ, कुमार श्रीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं केवल इतनी बात कह रहा था, इन्होंने कहा कि आजादी के वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात की। इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया, और ये समझिए ऐसा शिक्षा मंत्री जिससे भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय एजुकेशन सिस्टम की समझ नहीं थी, जिसके माता पिता काबा में पैदा हुए, जिसकी शिक्षा काबा में हुई, जिसका जन्म काबा में हुआ, जिसका भारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। 1906 में जिसने भारत का रुख किया और जिसने भारत में तालीम नहीं ली, जिसने भारत में एजुकेशन नहीं लिया, वहीं तो भारत की दशा दिशा और एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हुआ। तो इस पर कम से कम छाती मत ठोकिए ना, जिसपे आपको शर्म करनी चाहिए। उससे मुझे लगता है गर्व का विषय। ठीक है। लास्ट कमेंट प्रदीप जी, क्या जो रणनीति लेकर बीजेपी चल रही है, 400 पार का टारगेट है, तो क्या इन सीटों को कवर करने के बाद जो 10 सीटें आप पहले हारे थे, या फिर जो 92 सीटें हैं, उनको कवर करने के साथ क्या पार लग पाएगा 400 पार का आंकड़ा? बिल्कुल 400 पार से अप जाएंगे। क्या है, सबसे पहले देखो, देश और प्रदेश की जनता को ये दिखाना है कि हम एक हैं, श्रेष्ठ हैं। जो बांट रखा था उनकी दूरी को खत्म करना था, वो हम कामयाब हुए। अभी देखिए कितने सारे अभी पसमानदा मुस्लिम्स के बारे में बताया, क्योंकि राजनीति अभी मैं थोड़ा सा हटना चाह रहा हूँ इस विषय को लेकर। अभी गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद कहाँ है अभी? ये प्रतापगढ़िया की बात कर रहे थे, वही प्रतापगढ़िया ना जो अतीक अहमद जो माफिया के साथ फोटो और उसी कसीदे पढ़ रहा था। उदाहरण भी कैसे इन लोगों के पास शर्म नहीं आती, वेरी शेम। तो आज मुस्लिम समुदाय को बांटने की जरूरत है, हमें आज देशवासी बनाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, आज मदरसों को इंग्लिश मीडियम बनाने की जरूरत है, आज उन्हें बराबर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता भी और सरकार भी इस काम में लगी है और लगी रहेगी। मुस्लिम समुदाय हो या कोई समुदाय, किसी को भी। ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मुसलमानों पर सभी की नजर है, सभी राजनीतिक दलों की नजर है, लेकिन 2024 के चुनाव में वो किस पार्टी के आगे का बटन दबाता है, यह देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।